और बाबा साहब के मिशन के जागरूक प्रहरी थे। आनंद जी एक निस्वार्थ समाजसेवी थे। उन्होंने बिकना स्वीकार नहीं किया। पूरे समाज तक ले जाना चाहिए ताकि उनके जैसे और लोग निकल के आएँ और उनके अधूरे कार्य को, बाबा साहब के अधूरे कार्य को, बुद्ध के अधूरे कार्य को, जिसकी वजह से समाज में असमानता है, वैमनस्यता है। रिपब्लिकन पार्टी में रहे, उनको कई बार बीएसपी द्वारा, बीजेपी द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर और लखीमपुर के बॉर्डर पे। इस वक्त ग्राम पंचायत खंता देशु में हमारी टीम पहुंची है और आपको बता दें कि समाज के बहुत ही संघर्षशील, लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को घर घर पहुंचाने वाले बहुजन योद्धा, रिपब्लिकन योद्धा डॉक्टर भगवत शरण आनंद जी, जिनका एक सड़क दुर्घटना में 21 तारीख को दुखद निधन हो गया था और आज उनका जो है शोक सभा, श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था। इस वक्त हमारे साथ में उनके पदाधिकारी, उनके साथीगण हैं और हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे डॉक्टर भगवत शरण आनंद जी का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था समाज के प्रति और कितनी निष्ठा और निर्भीकता के साथ में, ईमानदारी के साथ में वो बाबा साहब के रियल मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। मेरे साथ में एडवोकेट विजय सेन जी हैं, रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब के द्वारा जो स्थापित है उसके अध्यक्ष हैं। जी, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के डॉक्टर भगवत शरण आनंद जी के विषय में आपका क्या कहना है? डॉक्टर भगवत शरण आनंद साहब एक बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति के, समाज के सजग प्रहरी थे। उन्होंने सदैव बाबा साहब के मिशन को जन जन में व्याप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की और कभी भी अपनी आर्थिक जो स्थिति थी, बेहद ख़राब स्थिति कह सकते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हुए बाबा साहब के कार्यक्रमों में, रिपब्लिकन पार्टी के कार्यक्रमों में, बौद्ध धर्म के कार्यक्रमों में सदैव जाते रहे एवं जनता को जागरूक करते रहे। उन्होंने शपथ ली कि डॉक्टर प्रशांत साहब जो बाबा साहब के मिशन को चला रहे थे उनके साथ जुड़े और सदैव ही रिपब्लिकन पार्टी में रहे। उनको कई बार बीएसपी द्वारा, बीजेपी द्वारा और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा लालच दिया गया कि वो मेरे राजनीतिक दल में आ जाएं। लोगों ने कहा कि आपकी आर्थिक स्थिति जो दयनीय अवस्था में है उसको हम सुधार कर देंगे, इतना धन दे देंगे कि आपके बच्चे, आपका परिवार अच्छी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत ही सच्चे, ईमानदार और बाबा साहब के मिशन के जागरूक प्रहरी थे। उन्होंने बिकना स्वीकार नहीं किया और ये जो बौद्ध तीर्थ स्थल है, बहुत ही मेहनत एवं परिश्रम से कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद ये जन्म जो भूमि है, जहाँ पर खंता देशु गांव है, उस गांव में डॉक्टर साहब जन्मे और ये जो भूमि है बौद्ध तीर्थ स्थल के नाम से उन्होंने दर्ज करा दी। यहाँ पर उनके स्मरण में एक बौद्ध स्तूप का निर्माण होना है और इसमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हम सभी लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी जितने और भी
समाज के सजग प्रहरी हैं, उनसे भी बाबा साहब के सजग प्रहरी डॉक्टर भगवत शरण आनंद साहब का स्तूप बनवाने के लिए योगदान कराएंगे। डॉक्टर भगवत शरण आनंद ये वो शख्सियत थे जो ना कभी डिगे ना कभी बिके, और बाबा साहब के रियल मूवमेंट के खातिर हमेशा तत्पर रहे, हमेशा लगातार वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगातार वो बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध के सम्मेलन समारोह में जाया करते थे और निष्पक्ष निर्भीक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर जी के रियल मूवमेंट को लेकर के वो बात रखा करते थे। और इस कड़ी में उन्होंने ये स्थल जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बौद्ध विहार बुद्ध तीर्थ स्थल है, दिखा दें, जहाँ पर आज डॉक्टर साहब का ये शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा जो है रखा गया। डॉक्टर भगवत शरण आनंद जी का इतिहास काफ़ी बड़ा है। हम किसी नेक्स्ट एपिसोड में उनके विषय में संपूर्ण व्यक्तित्व पर बात करेंगे और जानेंगे कि उनका पूरा इतिहास कैसा रहा। फिलहाल आज के इस पूरे कार्यक्रम पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की ओर से डॉक्टर भगवत शरण आनंद जी को इस दुखद अवसर पर, श्रद्धांजलि अवसर पर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे साथ में इस वक्त पूर्व डीएसपी श्रद्धेय अनिल कुमार जी हैं। अभी हाल ही में करीब 1-2 महीने पहले आपकी बेटी की शादी थी और आपकी बेटी की शादी का पूरा कार्यक्रम डॉक्टर साहब ने जो है करवाया था बौद्धाचार्य के रूप में। हम जानेंगे उनके व्यक्तित्व को लेकर के। सर, कैसे देखते हैं डॉक्टर BS आनंद जी के संघर्ष को? धन्यवाद। डॉक्टर BS आनंद जी एक निस्वार्थ समाज सेवी थे और बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले सेवक थे, सिपाही थे। मैं जब से जानता हूँ, बचपन से ही वो जो ड्राइव इधर चल रहा था मंगलचंद बौद्ध जी के अगुवाई में सन 1960-65 में, उन्होंने स्वयंवर भी बेटी का किया था 25 मई 1965 में। तब से मैं बहुत छोटा था, तब से इनको जानता था मैं। और समय समय पर वो न चाहते हुए भी, मैं कितनी दूर पोस्ट रहता था वहाँ वो चले जाते थे और चिंतन करते थे समाज की कि अपने क्षेत्र में कैसे बुद्ध की विचारधारा को, बुद्धिस्ट कल्चर को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे महान सेनापति को मैं सत नमन करता हूँ। आज हमारे बीच वो नहीं हैं, उनकी विचारधारा हमारे बीच रहेगी और आगे आने वाले समय में हम लोग उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। इंजीनियर राकेश कुमार जी हैं। सर, कैसे देखते हैं डॉक्टर BS आनंद जी के संघर्ष को? BS आनंद जी को हम करीब 1994-95 से, जब से डॉक्टर गया प्रसाद जी से हमारी मुलाकात हुई है, तब से मैं उनको जानता हूँ। और असल में हम तो ये देख रहे थे कि हर महीने वो बुद्ध पूर्णिमा यहाँ मनाते थे। यहाँ क्या स्थिति है हमको नहीं पता थी, लेकिन हर महीने कभी हमारे ऑफिस में मिल जाना, कभी विजय सेन के यहाँ मिल जाना और हर कार्यक्रम में जाना। लेकिन उनकी महानता तो हमने यहाँ पे आके देखी कि उनका घर हमने देखा कि आज एक झोपड़ी जैसा है। और ऐसा आदमी जो है पूरे जीवन अपना 84-85 साल की उम्र को जो है समाज के लिए लगा दिया। और इस मतलब मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो बेचारे इतना संघर्षशील व्यक्ति अपने घर के लिए उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई शायद ये अपने पूरे जीवन में, और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे लोगों की समाज को आवश्यकता है कि जो लोग कुछ हद तक सक्षम हैं उनको आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ भी ना होते हुए पूरी ज़िंदगी, पूरा अपना तन मन धन उन्होंने पूरे जीवन लगा दिया। ऐसे व्यक्ति को मेरा सत नमन है और चाहूँगा कि ऐसे लोग समाज में और पैदा हों और आगे आएँ, ताकि इस समाज को पाखंड से और अत्याचार से और गुलामी से आज़ादी मिल सके। सामाजिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी, हर तरह की आज़ादी के लिए उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष अपना लगा दिया। बाबा साहब जैसा उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। उनका एक मिशन था बुद्धिज़्म को लेकर के। लंबे समय से वो हर महीने की पूर्णिमा को वो जो है कार्यक्रम करते थे, बुद्ध मेला लगाते थे। बौद्ध विहार उन्होंने स्थापित किया था, लेकिन वो जैसा कि अभी आपने स्वयं बताया कि वो अभी अपना निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने कभी भी धन प्रयोग नहीं किया। जितना भी सहयोग प्राप्त हुआ वो जो है सामाजिक कार्यों को देखते हुए इस बुद्ध विहार में स्थापित किया। लेकिन आपके सामने ये बुद्ध विहार है और आप देख सकते हैं कैसे ये किस स्थिति में है। हमारे दर्शकों से और समाज के वो सशक्त लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? उनकी जो निशानी है वो कैसे आगे बढ़े, वो कैसे जो है साकार हो? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो समाज के लिए पूरा जीवन लगाए हैं और अब वो नहीं हैं तो उनका जो अधूरा कार्य है, और ये अधूरा कार्य सिर्फ उनका नहीं है, पूरे समाज के लिए है, पूरे देश के बहुजन समाज के लिए है। तो उसके लिए यही मेरा कहना है कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए और लोगों में, हमारे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग पैदा होना चाहिए। समाज तक जो लोग शिक्षित हैं, जो जागृत हैं, उनको अपने समाज की स्थिति को पूरे समाज तक ले जाना चाहिए ताकि उनके जैसे और लोग निकल के आएँ और उनके अधूरे कार्य को, बाबा साहब के अधूरे कार्य को, बुद्ध के अधूरे कार्य को, जिसकी वजह से समाज में असमानता है, वैमनस्यता है और अत्याचार है, उनसे मुक्ति मिल सके। तो हम सबको आगे आना चाहिए, समाज नया पैदा होना चाहिए ऐसे काम कर लिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट स्थान खांता देशु, ग्राम ज़िला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। ऐसी शख्सियत, महान योद्धा, रिपब्लिकन योद्धा के विषय में आपका क्या मत है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार। लेकिन ये समाज को बाबा साहब की लाइन पे अगर चलना है तो आनंद साहब के रास्ते पर फिर से समझना होगा, दिन रात उसके लिए काम करना होगा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने साल हो गए कोई एमएलए एमपी चुन करके नहीं गया दलित समाज से, उसको आगे चुनने के लिए अगले इलेक्शन में 2027 में लाना है। और ये काम इतना आसान नहीं है। शक्तियाँ आपके खिलाफ हैं, पूरा हिंदू धर्म आपके खिलाफ है, सनातन धर्म आपके खिलाफ है और वो कभी भी इस समाज को आगे नहीं बढ़ने देगा। पूरे हिंदुस्तान में इतने प्रदेश हैं, एक प्रदेश में भी आपका प्रतिनिधित्व जो है वो चीफ मिनिस्टर तक नहीं है। जितने भी बड़े पद हैं वो सब उन्हीं के उसमें हैं। जो इस समाज के कुछ IAS, कुछ IPS, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर इस समाज में आगे भी बढ़े, वो अपनी मानसिक गुलामी की वजह से जो सत्ताधर है उसकी सेवा कर रहे हैं। जो ये समाज है, समाज की सेवा जिनके लिए होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो चाहे रिजर्वेशन से नौकरी पाए हों या MP बने हों या MLA बने हों या मिनिस्टर बने हों, उनके अंदर आत्मसम्मान मर गया है, इक्का दुक्का के बीच में है। उसको जो है यहाँ की सरकारें आगे नहीं बढ़ने देती। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर गौवध पर प्रतिबंध लगाया। यहाँ पर जो सनातन धर्म की स्टाइल पे चलता है, जबकि संविधान में ये अलग कानून होते हैं। मनुष्य के कानून और जानवरों के कानून अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर भैंस के लिए कानून लगा। तो ये मानसिक दास्ता जो है सरकारों की या व्यक्तियों की बहुत आगे बढ़ रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो वो है, वो जो धारणा है, वो हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की। हिंदुस्तान के संविधान में जो बातें हैं वो जानते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं,
लेकिन धीरे धीरे ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं, ऐसे कानून बन रहे हैं कि जब आप काम करेंगे तो आपके खाने पे प्रतिबंध हो जाएगा, आपके बोलने पे प्रतिबंध हो जाएगा, नहीं तो आपको प्रशासनिक कानून के दायरे में फंसा करके आपके जीवन में तंगी पैदा करते हैं। यहाँ पर आज़ादी नहीं है, उत्तर प्रदेश में आज़ादी नहीं है, जो कि केरल में, तमिलनाडु में, दूसरे प्रदेशों में न खाने पे इस तरह का प्रतिबंध नहीं। त्योहार होता है कि ये हम दुकान यहाँ लगे वहाँ लगे, ऐसे कोई प्रतिबंध, क्योंकि ये जो है मानसिकता ब्राह्मणवादी विचारधारा की वजह से शासन में जो लोग आ गए हैं वो ऐसे कानून बनाते हैं जो कि हिंदुत्व को बढ़ावा दें, ना कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का पोषण करें। हम इतना कहना चाहेंगे, जो अभी जिनकी मृत्यु थोड़े दिन पहले हुई है वो सही दिशा में काम कर रहे थे, कैसे मरे हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानता हूं कि यहाँ के आदमी को जो प्रतिनिधि अपना है, दलितों का प्रतिनिधि चुन करके भेजना चाहिए, जिससे कम विधानसभा से उसकी आवाज़ आए। अगर विधानसभा से आवाज़ आएगी शायद कल उसकी आवाज़ सुनी जाए। आज उसकी आवाज़ को सुनाने वाला कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई आईएएस अधिकारी, उसकी हिम्मत नहीं होती। इसलिए अच्छा है कि आप अपना प्रतिनिधि जो 2027 के इलेक्शन में है यहाँ से भेजें, और भेज करके जो डरपोक न हो, जो बिकने वाला न हो, जो समाज के लिए काम करने वाला हो, जो दलित समाज के हित में काम करे और किसी भी समाज का बुरा न करे, लेकिन अपने समाज के आने वाले जो रोड़े हैं उनको दूर करें। हम यही कहना चाहेंगे, ये ऐसे कार्यकर्ता थे जो सही दिशा दिला रहे थे, और यहाँ के लोग डॉक्टर अम्बेडकर जैसे कि हारे थे 19 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन में और खेर साहब की सरकार के सामने, तो उनको बंगाल से जीत के आना पड़ा था। आज मैं समझता हूँ कि ये एरिया ऐसा है जहाँ से बाबा साहब की उदाहरण से ये रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार मार खड़े, इनको जिता करके एक इतिहास को दोहराना होगा। अगर इतिहास को आप दोहराएंगे तो यहाँ के जो दलित वर्ग है इनकी मानसिक गुलामी खत्म होगी, शारीरिक गुलामी खत्म होगी, और ये समाज आगे बढ़ेगा। इस आधार पे हम थोड़ी बातें इस मौके पे भी कह रहे हैं कि जो समस्या ज्वलंत है वो बहुत कठिन है। इसको जो है हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम आज़ादी में जीना चाहते हैं, हम स्वतंत्रता में जीना चाहते हैं, हम डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चलना चाहते हैं, या हम गुलामी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में केरल और साउथ इंडिया को छोड़ दीजिए, खाने तक की आज़ादी नहीं, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये प्रतिबंध हो सकता है। जागरूक हों और आपकी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए। किसी की हम बुराई नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं देश को सचमुच आज़ाद होना चाहिए। सामाजिक समता के बिना ये देश आज़ाद नहीं है। सामाजिक समता यहाँ इस देश में नहीं है। आज भी ब्राह्मणवाद है, आज भी ब्राह्मणों की सभाएं होती है, आज भी मंचों पे ब्राह्मणवाद की भाषा बोली जाती है, और बाहर घरों में यही होता है। लेकिन जब पार्टी के मंच फंसते हैं तो वो जातिवाद की बात इस तरह नहीं करते। वो जानते हैं कि वो जो हजारों उनमें जागरूक हो करके वो देश के संविधान को लागू करा रहे। ये संविधान जो है अधूरा है, क्योंकि इसमें जो संबंध है वो शक्तियाँ आज भी बहुत ताकतवर के साथ है। मंदिरों में, मस्जिदों में और सब जगह कितना चढ़ावा आता है। ये क्या है? मानसिक गुलामी का एक प्रतीक है। अरबों रुपया, खरबों रुपया कहाँ से आता है? गरीब आदमी नहीं देता।
गरीब आदमी के अंदर जो अंधभक्ति है वो देखे। अमीर आदमी तो वो शासन के लिए देता, गरीब आदमी अपनी अंधभक्ति को देता। ये शोषण समाप्त करने के लिए आपको राजनीति में भी भाग लेना होगा। और बाबा साहब ने जो 3 शब्द कहे थे उनको याद रखना होगा। एजुकेट, एजुकेट मतलब शिक्षित करो, एजुकेट मतलब आंदोलित करो। आपके खिलाफ जो अत्याचार किए जाते हैं, अत्याचार करने वाले कौन है, क्यों कर रहे हैं, उसका प्रतिरोध करो। और के ढंग से संविधान की रक्षा करो। संविधान की रक्षा जो है तभी करेंगे जब आप पार्लियामेंट पहुंचेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे और शासन जो है अंदर में है। वो किसी भी कीमत पर दूसरे राजनीतिक दलों में नहीं गए। सन 1991 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और उस लोकसभा चुनाव में उनको चुनाव निशान हाथी मिला, जिसमें काफी संख्या में उनको वोट मिले। उसके बाद उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी लोकसभा के चुनाव में उतारा। उनको भी रिपब्लिकन पार्टी के तहत काफी संख्या में वोट मिले। हमारा ये कहना है कि डॉक्टर साहब का जो जीवन संघर्ष है, जो बलिदान है, जो कुर्बानी है, उसको सतत यादगार बनाने के लिए यहाँ पर जो स्तूप बन रहा है, उसके लिए सभी लोग अपने अपने आमदनी के हिसाब से सहयोग करें, जिससे कि उनके स्तूप को बनाया जा सके, निर्माण कराया जा सके, जिससे कि सदा उनकी स्मृति बनी रहे। इसी के साथ सभी लोगों को सादर जय भीम।